कौशलों पर दक्षता तथा पारस्परिक सहयोग के साथ जीवन यापन करने की योग्यता प्राप्त वो कर सकें। और अंततः जो उपनिषदों ने हमारे लिखा था कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ देयरफॉर द डिज़ायर टू नो द ब्रह्म, वहाँ तक हम पहुँच सकें। और जैसा कि डेलॉर्ट्स रिपोर्ट ने लिखा है कि चौथा स्तंभ जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, आत्म साक्षात्कार का है। तो हम अपनी पुरानी बात पर आकर जहाँ हम कहते थे कि सा विद्या या विमुक्तये, वहाँ तक हम इसको पहुँच सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बात कि ये जो 20वीं शताब्दी है, ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी को आने वाले युगों में एक ऐसी शताब्दी के रूप में याद किया जाएगा जो ब्रेन या मस्तिष्क की शताब्दी कहलाएगी। ये कैसे कहलाएगी? ब्रेन पर जो काम हुआ, जो साइंस हुआ, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो 21वीं शताब्दी में आकर माइंड की ओर को चला गया है। तो 20वीं शताब्दी याद की जाएगी सेंचुरी ऑफ ब्रेन, और 21वीं शताब्दी संभवतः होगी सेंचुरी ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस। इसको करने के लिए हमको नेचर ऑफ सेल्फ को समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमको उन विधाओं को भी विकसित करना होगा जिससे हम असीम ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को और भविष्य में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य अपने विद्यार्थियों को बना सकें। यह जो बात आएगी, इस बात में भारतीय मनीषा का चिंतन काम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमने जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की थी और उस आधार पर जो हमने क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की बात की थी, उसका समन्वयन करना हमको यहाँ पर होगा। इस काम के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को दो बातों पर ध्यान रखना होगा। एक, जो उनका उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी योग्यता, यानी कि जिसको हम कहेंगे इनपुट क्वालिटी, और दूसरा जो शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता, ये जो जिसको इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन हम कहेंगे। अब इसमें जो नए ज्ञान हम की विधाएं विकसित हो रही हैं, उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हमको हो सकता है कि परंपरागत शिक्षण पद्धति के स्थान पर दूसरी शिक्षण पद्धतियों को लाना पड़े। हमको जो सुपर इंडस्ट्रियल एजुकेशन की बात हम अभी तक कर रहे थे, उस सुपर इंडस्ट्रियल एजुकेशन के रेफरेंस में हमको एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी होगी जहां हम सूचनाओं का आदान प्रदान करने, सूचनाओं का संग्रह करने और सूचनाओं में वृद्धि करने तथा उसको कम समय में, कम लागत में सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली विधाओं को और साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में से जो हमको बातचीत मिल रही है, उसकी ओर को हमको जाना पड़ेगा। इस संदर्भ में एक बात और अत्यधिक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उस शिक्षा व्यवस्था में एक कमी यह आ रही है कि वो थ्योरेटिकल जो मॉडल है, जो सैद्धांतिक मॉडल बना हुआ है, उसमें तो हम ये बात करते हैं कि युवा वर्ग को लीडरशिप की शिक्षा देने के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम विश्वविद्यालयों से लीडर्स निकलें जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके लोगों को, उस ओर थोड़ा कमी दिख रही है। इसका एक ही कारण यह है कि हमने क्रिएटिविटी को रोककर जो चिंतन है, जो थिंकिंग है, उसको कंट्रोल कर दिया है। हम जो कुछ भी बात आज विद्यार्थियों से कह रहे हैं, और मुझे कई बार लगता है कि जब मैं कक्षा में बोल रहा होता हूं तो मैं एक पता नहीं और काम करता हूं या नहीं, एक काम भी कर देता हूं कि उतने देर तक उनकी थिंकिंग को रोक देता हूं। ये जो थिंकिंग को रोकना है, ये संभवतः उचित काम नहीं है। हमको तो उन बच्चों की फ्लावरिंग करनी चाहिए, उनको थिंकर बनाना चाहिए, उनको चिंतक बनाना चाहिए। तो चिंतक बन सके विद्यार्थी, ऐसा शैक्षिक माहौल बने। इसमें एक दो बातें विशेष ध्यान देने की हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग प्रश्नों के ठीक उत्तर देते हैं वो विद्वान होते हैं और वो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन समाज में उनसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हैं जो उत्तरों पर प्रश्न खड़े करते हैं। हम ज्ञान की किसी भी विधा को देख लें, उसमें जो प्रगति हुई है वो उन लोगों ने नहीं की है जिन्होंने प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, वो उन लोगों ने की है जिन्होंने उत्तरों पर प्रश्न खड़े किए हैं। दिस इज़ नंबर 1। ये महत्वपूर्ण बात है। ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में हमको ऐसे बदलाव लाने होंगे कि बच्चे उत्तर तो दें ही, साथ वो प्रश्न करना भी सीख सकें। इसके अलावा एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रश्नों के उत्तर वाली बात हो रही थी, इस संदर्भ में
हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि उत्तर तो सही या गलत हो सकता है, लेकिन प्रश्न का गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक प्रश्न जो आज से 5000 वर्ष पहले उठा रहा होगा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, आप देखिए कि लगातार उस ओर प्रयास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न का उठना महत्वपूर्ण है। उसका उत्तर आज मिले, कल मिले, 1 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 100 साल बाद मिले, 1000 साल बाद मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो समाज जिसमें प्रश्न पूछने की परंपरा खत्म हो जाती है, वो समाज प्रगति नहीं कर पाता है। हमने उच्च शिक्षा में प्रश्नों को पूछने की परंपरा को एक तरीके से तोड़ दिया है। मैं परंपरा इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि हमारे उपनिषद काल में पूरी व्यवस्था इसी प्रकार की थी कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जा रही थी। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछ रहा था और बीच बीच में अपना संदेह भी प्रकट कर रहा था। आप श्रीमद् भगवद गीता को मैं कोट करना चाहूँगा कि जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमको अपना मन को अपने वश में रखना चाहिए, तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि भगवान ये कैसे संभव है, और कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। अब देखिए वहाँ कितना ब्यूटी है कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को किस तरीके से कृष्ण ले रहे हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बता भी रहे हैं कि उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, येस यू आर राइट, लेकिन फिर समाधान भी उसको बता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 18वें अध्याय में जब कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना, कश्चित देत श्रुतम पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। तो उत्तर मिल रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जब विद्यार्थी से हम कक्षा में पूछते हैं क्या तुम्हारी समझ में आया, लेकिन ब्यूटी कितनी है, कश्चित देत श्रुतम पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा। और उत्तर देखिए कितना जबरदस्त उत्तर है, नष्टो मोह। अर्जुन कह रहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे याद आ गई है, मुझे पता तो था, मैं भूला हुआ था। त्वत्प्रसादान मया अच्युत, आपकी कृपा से मुझे याद आ गई है। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये ब्यूटी थी हमारे उपनिषद काल की शिक्षण कार्य की, जहाँ प्रश्नों के माध्यम से हम सब ये कर रहे थे। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि मैकॉले का नाम हम लेते हैं, ब्रिटिश पीरियड में कुछ इस प्रकार की बातें हुई कि हमने जो कुछ पाश्चात्य जगत से लिया उसका सब कुछ खराब हुआ, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात ये आ गई कि हमने विद्यार्थी को वो सम्मान देना बंद कर दिया जो हमारी परंपरा में दिया जाता रहा था। मैं बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ कि सम्मान विद्यार्थी को दिया जाना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि वो कल का लीडर है, वो आने वाले दिन का लीडर है। और लीडर वो नहीं बन सकता है जिसने केवल प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लीडर वो बनता है जिसने उत्तरों पर प्रश्न खड़े किए हैं। यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कहते हैं महाजनो येन गतः सपंथा, रास्ता वो ठीक है जिसमें महान लोग चलते हैं। और आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, वो किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसे विद्यार्थियों को हमको उत्पन्न करना होगा, ये हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के लिए हम आज के दिन जो वातावरण, जो शैक्षिक वातावरण सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेष रूप से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, उनमें इस प्रकार की स्वतंत्रता का समावेश किया जा सकता है। और मुझको एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि ये जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका उपयोग करके इस ज्ञान को और अधिक सहज, सरल और सुगम ढंग से विद्यार्थी तक पहुंचाया जा सकता है। बच्चे की यदि फ्लावरिंग होनी है, उसको लीडर बनाना है, तो हमको कुछ परंपरागत ढंग से सोचने के विचार को बदलना पड़ेगा, हमको कुछ नए ढंग से सोचने की बात करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी होते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है, अभी तक रोजगार प्राप्त करना लक्ष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक उच्च शिक्षा सीमित रहे यह भी ठीक नहीं है। हमको कहीं ना कहीं ऐसे दरवाजे खोलने पड़ेंगे जो रोजगार से परे भी हमको ले जा सकें। हम में से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों से अपेक्षा होगी कि वो भविष्य का निर्धारण करेंगे। भविष्य में जो प्रश्न खड़े होंगे, एक बड़ी विडंबना है कि हम आज के प्रश्नों के उत्तर देते हैं कल जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया था,
और इन बच्चों को जाना है भविष्य में, जहाँ भविष्य के प्रश्न अभी सामने आए ही नहीं हैं। तो कल जो ज्ञान इकट्ठा हुआ था उससे आज की समस्या का समाधान तो संभवतः हो सकता है, भविष्य की समस्या का समाधान उससे बिल्कुल कदाचित किसी तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आने वाले 20 वर्षों, आने वाले 50 वर्षों, आने वाले 100 वर्षों में किस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान के उत्पन्न होने का तरीका क्या होगा, उसमें शोध कार्य किस प्रकार के किए जाएंगे और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। ये जो उपयोग वाली बात आ रही है, ज्ञान के उपयोग करने की बात, कि ज्ञान को हम कमोडिटी नहीं कह रहे हैं, हम उसको एक उपभोक्ता सामग्री नहीं कह रहे हैं, लेकिन वह उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ होगी। और यदि विद्यार्थी उसका सम्यक उपयोग कर पाएगा तो तभी हम उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। अब इस ओर ध्यान देने की बात है कि हम विद्यार्थी को ज्ञान तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का वो उपयोग क्या कर रहा है। अगर हम अपने सामाजिक विज्ञानों में, भाषा शिक्षण में, गणित में, भौतिक विज्ञान में, विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उसका उपयोग किस प्रकार होगा, यह बात हम उसको नहीं बता रहे हैं। केवल जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वहाँ बात साफ हो रही है कि वो अपने ज्ञान का, अपने कौशल का क्या उपयोग करेगा। अब यहाँ पर एक बात को थोड़ा देखना होगा कि एक तो है ज्ञान, एक है कौशल, एक है नॉलेज, एक है स्किल। स्किल का उपयोग तो बड़ा सरल, स्वाभाविक, सहज तरीके से किया जा सकता है। ज्ञान का उपयोग किस कार्य के लिए होगा, मैं इस प्रश्न को जब विद्यार्थियों से कई बार पूछता हूं तो वो अपने तरीके से बात करते हैं। ज्ञान का उपयोग चिंतन करने के लिए होगा, मनन करने के लिए होगा, जिससे कि वो विद्यार्थी अपने ज्ञान, अपने चिंतन और मनन के माध्यम से उस ज्ञान का सम्यक उपयोग कर सकें। ज्ञान के उपयोग की बातचीत करने में हमको फिर अपने प्राचीन भारतीय मनीषा का याद आता है कि उन लोगों ने ज्ञान के बारे में किस प्रकार से बातचीत की थी। इस पर मैं एक उदाहरण से इसको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुछ लोगों का विचार ये बना, बहुत बड़े लोग थे, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उनका ये कंसेप्ट था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आने से हमको एक लाभ तो ये हुआ कि हम एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ गए। हम एक राष्ट्र बने ही इसलिए कि ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है यह बात ठीक रही हो, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में यह बात ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे पुरखे बहुत पहले से जो बातचीत कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार की थी। जब हमारे पुरखों ने ये कहा गंगा के बारे में कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति, यहाँ से लेके वो कवि जो दक्षिण भारत के हैं निस्संदेह रूप से, वो लिख रहे हैं अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि गंगेश्च यमुनेश्च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती कन्या सप्तेदा मोक्षदायिका। उन्होंने लिखा सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करी। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि हम राष्ट्र के रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ परे अगर हम बात करें तो इदम राष्ट्राय इदं नमः, ये हमारे वेदों में है, ये राष्ट्र की कल्पना। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ज्ञान का उपयोग करने की बात है, इसमें जब तक अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के प्रति विद्यार्थी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, संभवतः यही कारण है कि अब उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, स्पेशली जो तकनीकी संस्थान हैं, वहाँ भी एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है, वहाँ जीवन मूल्यों की बात की जा रही है।